समुद्र चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, लेकिन उसकी गहराइयों में खतरनाक हलचल चल रही थी। ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों को इसकी जरा भी भनक नहीं थी। कोई अपना काम कर रहा था तो कोई आराम और मौज मस्ती में लगा था। बस एक अजीब बात थी, सिग्नल धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे। प्लेटफॉर्म का बाहरी दुनिया से संपर्क टूटा जा रहा था, यहाँ तक कि वह हेलीकॉप्टर भी नहीं पहुंचा जो क्रू मेंबर्स को घर ले जाने वाला था। जब नई ड्यूटी लिस्ट जारी हुई तो कई लोग नाराज हो गए। वे पहले ही घर जाने और अपने परिवार से मिलने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन अचानक बढ़ी हुई ड्यूटी ने उनके सारे प्लान बिगाड़ दिए। मगर हालात ऐसे ही थे, कोई कुछ नहीं कर सकता था। सब बड़े लोग थे, यहाँ किसी इंसाफ की उम्मीद करने का मतलब नहीं था। जो आदेश मिले बस उनका पालन करना था। तभी प्लेटफॉर्म की लाइटें टिमटिमाने लगी। ये बिजली जाने का संकेत था और साथ ही आने वाले खतरे की चेतावनी भी। कप्तान ने घबराने के बजाय शांत रहकर सभी को सुरक्षा नियमों के अनुसार निर्देश देना शुरू किया। सारे जनरेटर बंद हो चुके थे, बैकअप बैटरियां चालू हुई, लेकिन उनमें भी दिक्कत थी। सिस्टम स्टार्ट नहीं हो रहा था। सेफ्टी प्रोग्राम रीसेट किया गया, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उधर कुछ क्रू मेंबर बाहर इकट्ठा हो चुके थे। सभी ने अपना सुरक्षा सामान पहन लिया और काम के लिए तैयार हो गए। तभी किसी ने दूर मौजूद सी प्लेटफॉर्म में आग लगी हुई देखी। अगले ही पल यहाँ भी जोरदार कंपन शुरू हो गया। हालात अच्छे नहीं लग रहे थे। कप्तान ने भी सी सेक्शन में लगी आग देख ली। उसने तुरंत वायरलेस पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन न सी प्लेटफॉर्म से कोई जवाब आया और न ही पास खड़े जहाजों से। तभी एक क्रू मेंबर दौड़ता हुआ कंट्रोल रूम में पहुंचा। स्थिति बेहद खराब थी। कप्तान मॉनिटर पर कंपन साफ देख सकता था। दबाव का स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच चुका था। अब फैसला कप्तान को लेना था। अगर वह सिस्टम बंद करता तो कंपनी को भारी नुकसान होता, लेकिन अगर बंद नहीं करता तो सभी लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। कुछ पल सोचने के बाद कप्तान ने सिस्टम बंद करने का आदेश दे दिया। वह किसी की जान को दांव पर नहीं लगा सकता था। जैसे ही आदेश लागू हुआ, बिजली वापस आ गई और कंपन भी रुक गया। लेकिन कप्तान के इस फैसले से उसका सहायक खुश नहीं था। उसका मानना था कि सुरक्षा उपकरण इस दबाव को संभाल सकते थे। कप्तान ने उसे समझाया, जो चीज जोखिम पैदा करे उसे रोकना जरूरी है, क्योंकि जहां जोखिम होता है वहां किसी की जान भी जा सकती है। हो सकता है ऐसी बातें सिर्फ नियमों की किताबों में लिखी हों, लेकिन असली दुनिया में मदद के लिए उठती चीखें किताबों के शब्दों से कहीं ज्यादा जोरदार होती हैं। फिलहाल स्थिति कुछ हद तक स्थिर थी। अब अगला काम था जहाजों से संपर्क करना, लेकिन रेडियो अब भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता। कप्तान हेलीपैड की तरफ चला गया और बाकी क्रू मेंबर अपना सुरक्षा सामान उतार कर इंतजार करने लगे। तभी प्लेटफॉर्म फिर से जोरदार तरीके से हिलने लगा। सब लोग जल्दी से रेलिंग पकड़कर नीचे झुक गए। खुशकिस्मती से यह ज्यादा देर नहीं चला। कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया, लेकिन हालात बेहतर नहीं हुए। सबकी नजर समुद्र की ओर गई और जो उन्होंने देखा उससे वे दंग रह गए। कप्तान भी हैरान रह गया। वह अभी जहाजों को सिग्नल देने ही वाला था कि सामने का पूरा नजारा घने कोहरे में गायब हो गया। दृश्यता लगभग खत्म हो चुकी थी। कप्तान वापस कंट्रोल रूम में पहुंचा। उसने कहा कि अभी जो कंपन हुआ वह ड्रिलिंग सिस्टम की वजह से नहीं था, क्योंकि उसे पहले ही बंद किया जा चुका था। यह किसी भूकंप जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ भूकंप आने की कोई संभावना नहीं थी। मौसम भी सामान्य से थोड़ा बेहतर ही बताया गया था, लेकिन मौजूदा हालात देखकर साफ था कि सारी जानकारी गलत साबित हो रही थी। शायद यह पूरी तरह चरम मौसम नहीं था, लेकिन उससे बहुत दूर भी नहीं था। हालात और बिगड़ने से पहले कप्तान को असली वजह पता लगानी थी। सबसे जरूरी काम था संचार टावर को ठीक करना। दृश्यता बेहद कम थी, इसमें खतरा था, लेकिन खाली बैठकर इंतजार करने से तो बेहतर था। आखिर सबसे डरावनी चीज यही होती है कि आपको पता ही ना हो कि हो क्या रहा है। दो क्रू मेंबर एक के पीछे एक संचार टावर पर चढ़ने लगे। एक जवान लड़का सबसे आगे था। आधी ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते उसे डर लगने लगा। उसने अपने साथी को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। न उसकी आवाज आई और न वह दिखाई दिया। मजबूरी में लड़का आगे बढ़ता रहा। अभी वह इस डर से उभरा भी नहीं था कि अचानक उसका साथी उसके पीछे आ पहुंचा। असल में इन दोनों के बीच थोड़ी पुरानी नाराजगी थी। घर जाने वालों की सूची में पहले उस लड़के का नाम था, लेकिन उसके साथी ने अपना नाम उस सूची में जुड़वा लिया था और लड़के को यहीं रुककर अतिरिक्त ड्यूटी करनी पड़ी थी। ऐसे में उसके मन में नाराजगी होना स्वाभाविक था। साथी पहले ही उसे समझा चुका था कि यह सब काम की जरूरत की वजह से हुआ है। उसे वापस बुलाया गया था ताकि वह एक मीटिंग में शामिल हो सके, और यह फैसला कंपनी का था। इसमें उनका कोई हाथ नहीं था, लेकिन लड़का लगातार शिकायत करता रहता था। उसकी बातें सुनकर साथी भी परेशान हो गया था। वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। कुछ ही देर में संचार उपकरण ठीक हो गए। तभी लड़के से गलती से एक औजार नीचे गिर गया। साथी पहले नीचे उतरने लगा। जब लड़का औजार उठाने गया तो उसने पास में एक मरी हुई चिड़िया देखी। ये किसी भी तरह से अच्छा संकेत नहीं था। उधर सहायक स्क्रीन पर दिखाई दे रहे आंकड़ों को देख रहा था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। कप्तान संचार टावर के नीचे खड़ा इंतजार कर रहा था। तभी ऊपर से अचानक तेज आवाजें आने लगी। उसने सिर उठाकर देखा। एक क्रू मेंबर ऊपर से नीचे गिर रहा था।
कप्तान ने तुरंत मेडिकल टीम को बुलाया। उसी समय सहायक भी वहां दौड़ता हुआ पहुंच गया। गिरने वाला वही जवान लड़का था। उसकी सुरक्षा रस्सी ठीक से बंधी नहीं थी। उसका साथी भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि लड़का उसके बाद नीचे उतर रहा था। चाहे उसे पता हो या न हो, इस हादसे की जिम्मेदारी उससे भी जुड़ी थी। नियम के अनुसार सबसे अनुभवी व्यक्ति को सबसे आखिर में उतरना चाहिए था, लेकिन वह पहले ही नीचे आ गया और लड़के को पीछे छोड़ दिया। तभी लड़के की उंगलियां हल्की सी हिलीं। वह अभी जिंदा था। मेडिकल टीम ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। उधर सहायक कप्तान को नई जानकारी दे रहा था। सभी पाइपलाइनों में दबाव पूरी तरह खत्म हो चुका था। हालांकि उन्होंने अपना तेल कुआं बंद कर दिया था, लेकिन किनारे तक जाने वाली लाइन में दूसरे प्लेटफॉर्मों से तेल आता रहना चाहिए था। लेकिन इस समय कहीं से भी तेल नहीं आ रहा था। इसका मतलब था कि परेशानी सिर्फ उनके प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं थी। पूरी समुद्री तेल क्षेत्र में कुछ गंभीर हो रहा था। इधर लड़के की हालत बेहद नाजुक थी। प्लेटफॉर्म पर मौजूद सीमित सुविधाओं से उसका इलाज संभव नहीं था। उसे तुरंत किनारे के अस्पताल पहुंचाना जरूरी था, लेकिन इतना घना कोहरा था कि हेलीकॉप्टर यहाँ नहीं आ सकता था। ये सुनकर बूढ़ा कर्मचारी अपना आपा खो बैठा। उसे ऐसी घटनाएं बिल्कुल पसंद नहीं थीं। जो आदमी लड़के के साथ टावर पर गया था वह एक तकनीशियन था। वह लगातार मदद के लिए संदेश भेज रहा था, लेकिन अब भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसे खुद पर बहुत पछतावा हो रहा था। उस मौसम में अपने अनुभव के आधार पर उसे पहले ही खतरे का अंदाजा लगा लेना चाहिए था, लेकिन लड़के पर गुस्सा आने की वजह से वह पहले नीचे उतर आया। सहायक उसे दिलासा देने लगा। तभी पता चला कि दोनों का रिश्ता सिर्फ सहकर्मियों वाला नहीं था। वे एक दूसरे के काफी करीब थे। शायद ड्यूटी लिस्ट बदलने के पीछे भी यही रिश्ता वजह रहा हो। डॉक्टर की हालत भी अच्छी नहीं थी। हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता था और उसकी मेडिकल क्षमता की भी एक सीमा थी। वह लड़के को बचाने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था कि लड़के का अंत अब तय है। तभी बूढ़ा कर्मचारी डॉक्टर के पीछे पड़ गया। वह उस पर दबाव डालने लगा कि किसी भी तरह लड़के को बचाया जाए, लेकिन डॉक्टर भी कमजोर इंसान नहीं था। उसने तुरंत बूढ़े को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। डॉक्टर उसकी असली सोच समझ चुका था। उसे लड़के की जान की उतनी चिंता नहीं थी। असल में वह किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जिस पर हादसे का दोष डाला जा सके। शाम होने लगी, लेकिन कोहरा अब भी नहीं छंटा था। पूरा प्लेटफॉर्म असामान्य रूप से शांत था, मगर यह शांति किसी आने वाले तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही थी। तभी बेहोश पड़ा लड़का अचानक हिलने लगा और जैसे ही उसने आंखें खोली, मुसीबत भी उसके साथ जाग उठी। उसी समय बूढ़ा कर्मचारी फिर कप्तान के पास शिकायत करने पहुंच गया। डॉक्टर सही कह रहा था। ऊपर से वह लड़के की चिंता करता दिखाई देता था, लेकिन अंदर से वह अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता था। वह सारी गलती कप्तान पर डालना चाहता था। कप्तान ने कभी जिम्मेदारी से इनकार नहीं किया। उसने साफ कहा कि जब कोई इस पद पर होता है तो जो भी होता है उसकी जिम्मेदारी उसी की होती है। लेकिन बूढ़े का बेकाबू व्यवहार उसे तनाव में डाल रहा था। वे कई सालों से साथ काम कर रहे थे। उनके संबंध भी अच्छे थे। फिर भी इंसान के दिल को पूरी तरह कोई नहीं जान सकता, और बूढ़ा अकेला नहीं था। हर कोई जल्द से जल्द घर जाना चाहता था, लेकिन वे यहाँ फंसे हुए थे। करने के लिए कोई काम भी नहीं था। ऊपर से सबका मूड खराब था। जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा था, हर किसी के भीतर का गुस्सा बाहर आने लगा। धीरे धीरे सभी अपना असली चेहरा दिखाने लगे। यही बात कप्तान को सबसे ज्यादा डरा रही थी, और आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। बाहर हालात बिगड़ने लगे। बूढ़े ने कई लोगों को हेलीपैड पर इकट्ठा कर लिया। वह लगातार लोगों को भड़का रहा था और उनकी बेचैनी को और बढ़ा रहा था। फिर उसने कप्तान के दफ्तर से एक दस्तावेज निकालकर सबके सामने लहरा दिया। उसमें लिखा था कि इस ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को जल्द ही बंद किया जाने वाला है। अब कप्तान के पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने कहा कि यह फैसला सिर्फ उनके प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, पूरे समुद्री तेल क्षेत्र के लिए ऐसा किया जा रहा है। यह कंपनी का निर्णय है और इस मामले में वह भी कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है कि किसी तरह सभी को सुरक्षित घर पहुंचाया जाए। कप्तान ने कहा कि हालात बहुत गंभीर हैं। अगर बचना है तो सभी को एकजुट रहना होगा। आपसी लड़ाई और बंटवारा सिर्फ मौत को और करीब लाएगा। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आसमान से सफेद कण गिरने लगे। पहली नजर में सबको लगा कि बर्फ पड़ रही है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वह बर्फ नहीं, राख थी। तभी घायल लड़का वहां आ पहुंचा। उसने सिर्फ इतना कहा, बहुत देर हो चुकी है, ये शुरू हो चुका है। सब लोग हैरान रह गए। क्या शुरू हो चुका है? किस बात की वह चेतावनी दे रहा था? लड़के को वापस मेडिकल रूम में ले जाया गया, लेकिन उसे खुद याद नहीं था कि उसने अभी क्या कहा है। उसके दिमाग में लगातार एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। उसने याद करने की कोशिश की। जब उसने संचार उपकरण ठीक कर लिए थे और समुद्र की ओर देखा था, तब उसे कोहरे के अलावा कुछ और भी दिखाई दिया था, और उसी पल से वह रहस्यमयी आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी थी। डॉक्टर उसे शांत करने के लिए इंजेक्शन लगा रहा था।
अचानक लड़का बेचैन हो उठा। उसने कहा कि बाहर कुछ आ रहा है, एक विशाल लहर, एक भयानक ज्वार। लेकिन डॉक्टर और सहायक ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। इस प्लेटफॉर्म को इतनी मजबूत बनाया गया था कि यह इस समुद्री क्षेत्र में दर्ज किसी भी लहर से कहीं बड़ी लहरों का सामना कर सकता था। दोनों को लगा कि लड़का दवा के असर से सो गया है, लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, लड़का फिर उठ बैठा। उसके चेहरे के घाव तेजी से भरते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे चोट अपने आप ठीक हो रही हो। क्या उस गिरावट के बाद उसमें कोई अजीब शक्ति आ गई थी? उधर समुद्र में मौजूद जहाज सिग्नल भेजने लगा। सिग्नल देखते ही क्रू मेंबर सक्रिय हो गए। कुछ लोग कप्तान को सूचना देने दौड़े, बाकी लोग संदेश रिकॉर्ड करने लगे। इसी बीच अस्थायी रूप से बंद करके रखे गए बूढ़े कर्मचारी ने भी वह सिग्नल देख लिया। एक क्रू मेंबर हेलीपैड पर पहुंचा। वह सिग्नल लाइट की छोटी और लंबी चमक के जरिए संदेश पढ़ रहा था। पूरा संदेश सिर्फ एक ही बात कह रहा था, हमें मदद चाहिए। कप्तान ने लोगों को जहाज से संपर्क बनाए रखने का आदेश दिया ताकि पहले उनकी स्थिति समझी जा सके। इस बीच सहायक ने फिर से काम शुरू करवा दिया। फिलहाल प्लेटफॉर्म सुरक्षित था, कम से कम जहाज से तो ज्यादा सुरक्षित था। कप्तान ने उसकी बात का विरोध नहीं किया। काम में लगे रहने से लोगों का ध्यान बटा रहता था। खाली बैठने पर लोग सिर्फ परेशानी पैदा करते। फिर खाने पीने के भंडार की जांच की गई। पता चला कि आखिरी सप्लाई पिछले हफ्ते आई थी। अगली सप्लाई 3 दिन बाद आने वाली थी, लेकिन मौजूदा हालात देखकर यह कहना मुश्किल था कि वह पहुंच भी पाएगी या नहीं। इसलिए फैसला लिया गया कि आज रात खाना सामान्य मात्रा में मिलेगा, लेकिन कल से राशन कम कर दिया जाएगा। सबको सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना था। दूसरी तरफ लड़का कुछ देर सोकर उठा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसकी बांह का घाव पूरी तरह भर चुका था। यहाँ तक कि घायल आंख भी ठीक हो गई थी। अचानक उसके दिमाग में फिर एक दृश्य चमका, एक और भयावह आपदा का दृश्य। उधर उसके बताए गए विशाल ज्वार की चर्चा अब प्लेटफॉर्म पर होने लगी थी। हालांकि इतिहास में इस समुद्री क्षेत्र में कभी सुनामी आने का कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन एक पुरानी कहानी जरूर मौजूद थी। स्टोरेगा लैंडस्लाइड। करीब 8000 साल पहले नॉर्वे के तट के पास समुद्र के नीचे एक विशाल भूस्खलन हुआ था। लगभग 190 किलोमीटर चौड़ा भूभाग समुद्र की गहराइयों में धंस गया था। उस विस्थापन ने समुद्र के पानी को विशाल दीवार की तरह चारों दिशाओं में धकेल दिया था। उससे पैदा हुई लहरें कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ी थीं। आज की सामान्य सुनामी उसके सामने किसी तालाब की छोटी लहर जैसी लगती। वे लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र की सतह पर दौड़ती थीं, अपने साथ विनाशकारी शक्ति लेकर। और जब तक वे जमीन से टकराती, रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देती थीं। दुनिया के लगभग हर बड़े धर्म में महाप्रलय या महान बाढ़ की कोई न कोई कथा मिलती है। शायद यह सिर्फ संयोग नहीं है। इतिहास में किसी घटना का रिकॉर्ड न होना यह साबित नहीं करता कि वह कभी नहीं होगी। ये सिर्फ इतना बताता है कि वह अभी तक नहीं हुई है। उसी समय लड़के ने कपड़े बदले और तभी उसके दिमाग में फिर वही रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। दर्द इतना बढ़ गया कि उसके मुंह से सोने का दांत तक निकल कर गिर पड़ा। उधर जहाज पूरी गति से आगे बढ़ रहा था। सहायक ने राख के कुछ नमूने इकट्ठा किए। वह उनकी जांच करके भूवैज्ञानिक स्थिति समझना चाहता था। मौजूद जानकारी के अनुसार जहाज अभी पास में ही इंतजार कर रहा था। फिलहाल सिग्नल लाइट की मदद से उसे दिशा दी जा सकती थी, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता और घना कोहरा बना रहता, सिग्नल लाइट बेकार हो जाती। अगर दिशा गलत हुई तो जहाज सीधे प्लेटफॉर्म से टकरा सकता था। इसका मतलब साफ था, अगर निकासी करनी है तो आज रात ही करनी होगी। कप्तान कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने प्लेटफॉर्म खाली कराने का फैसला कर लिया। आखिर इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। तभी डॉक्टर जल्दी से उसके पास आया। उसने बताया कि घायल लड़का गायब हो गया है। कप्तान ने तुरंत कुछ लोगों को उसकी तलाश में भेजा, लेकिन साथ ही आदेश दिया कि इस बात का शोर न मचाया जाए। लोगों में घबराहट नहीं फैलनी चाहिए। अब सवाल यह था कि लड़का गया कहाँ। वह एक ऑफिस के अंदर मौजूद कांच की दीवार पर गोल गोल निशान बना रहा था। एक पुराने कर्मचारी ने उसे देख लिया, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल सामान्य नहीं लग रही थी। वह बार बार यही कह रहा था कि उसके दिमाग में लगातार अजीब आवाजें गूंज रही हैं। ये आवाजें उसे इतना परेशान कर रही थीं कि उसे लगने लगा था कि उस दिन गिरकर मर जाना शायद इससे बेहतर होता। पुराना कर्मचारी समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या जवाब दे। उसने बस इतना कहा कि जिंदा रहना मर जाने से तो बेहतर ही है। लड़के ने कहा कि उसे कुछ अजीब दृश्य दिखाई देते हैं। पुराना कर्मचारी उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसी समय लाइटें फिर टिमटिमाने लगी। लड़के ने कहा कि बाहर कुछ है, उस चीज के अंदर रोशनी है। फिर उसे कुछ और दृश्य दिखाई दिए और वह पुराने कर्मचारी को वहीं छोड़कर अकेला चला गया। उधर हेलीपैड पर मौजूद एक क्रू मेंबर वापस अंदर आ गया। उसे उन राख के कणों के बारे में कुछ अजीब महसूस हो रहा था। मेडिकल रूम खाली देखकर उसने सफाई में इस्तेमाल होने वाली अल्कोहल की बोतल उठा ली। उसने थोड़ा सा अल्कोहल एक खाली बोतल में डाला, फिर उसके 2 घूंट पी लिए। इसके बाद वह कपड़े उतार कर खुद को धोने लगा। तभी किसी अजीब से पौधे जैसी चीज के टुकड़े दीवार पर छिटक गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसके टैटू से निकल रहे हों। नहाते समय उसने देखा कि उसके हाथ पर खून लगा हुआ है। अगले ही पल उसका पूरा शरीर बेचैन होने लगा। उसकी छाती पर बना टैटू भी धुंधला
काला पड़ने लगा, उसके मुंह से खून निकलने लगा, आंखें लाल रक्त रेखाओं से भर गईं। उसकी दर्द भरी चीखें पूरे प्लेटफॉर्म में गूंज उठी, लेकिन लोगों ने इसे कोई खास बात नहीं समझा। सबको बस यह अजीब लगा और वे अपने काम में लगे रहे। जब कोई उसे रात का खाना देने पहुंचा, तब जाकर पता चला कि वह मर चुका है। यह खबर सुनकर सभी सन्न रह गए। उधर सहायक राख के नमूनों की जांच कर चुका था। रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भीय स्थिति स्थिर थी। भूकंप का खतरा लगभग न के बराबर था। इसके बाद वह कप्तान के साथ मृत क्रू मेंबर को देखने गया। डॉक्टर भी मौत की असली वजह नहीं समझ पाया। उसका अनुमान था कि यह बाहर गिर रही राख से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। सबसे अजीब बात यह थी कि मृत व्यक्ति के सारे टैटू गायब हो चुके थे। इसी दौरान एक क्रू मेंबर को लड़के के कमरे में उसका सोने का दांत मिला। सहायक को शक हुआ कि यह किसी तरह की अस्वीकृति प्रतिक्रिया हो सकती है। राख में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। उसकी रासायनिक जांच करना जरूरी था। उधर कंट्रोल रूम में मौजूद तकनीशियन ने बाहर चमकती हुई रोशनी देखी। पहले उसे लगा कि जहाज सिग्नल भेज रहा है, लेकिन पुराना कर्मचारी काफी देर से जहाज पर नजर रखे हुए था। उसे पूरा यकीन था कि वह जहाज की सिग्नल लाइट नहीं थी। तकनीशियन खिड़की के पास गया और बाहर देखा। रोशनी प्लेटफॉर्म के भीतर से आ रही थी, जबकि बाहर उस समय कोई ड्यूटी पर नहीं था। उसने पुराने कर्मचारी को साथ लिया और दोनों जांच के लिए निकल पड़े। दोनों राख की बारिश के बीच बाहर चले गए। शायद वे भी अब खतरे में पड़ चुके थे। जैसे ही दोनों बाहर पहुंचे, रोशनी चमकना बंद हो गई। उसी समय बाहर बूढ़े कर्मचारी की परछाई दिखाई दी। क्या वह किसी तरह बंद कमरे से निकल आया था, और क्या उसने जानबूझकर रोशनी जलाकर लोगों को वहां से दूर किया था? कुछ ही देर बाद कप्तान को खबर मिली, लड़का अब भी लापता था और अब तकनीशियन तथा पुराना कर्मचारी भी दिखाई नहीं दे रहे थे। असल में वे दोनों लाइफ बोट की जांच कर रहे थे। काम करते समय तकनीशियन की उंगली फंस गई। उसमें एक गहरा कट लग गया। इधर मौका पाकर बूढ़ा कर्मचारी चुपके से कंट्रोल रूम में घुस गया। उसने सिग्नल लाइट के जरिए जहाज को पास आने का संदेश भेज दिया। उधर तकनीशियन और पुराना कर्मचारी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। वे तुरंत कंट्रोल रूम की ओर दौड़ पड़े। सिग्नल मिलते ही जहाज पूरी रफ्तार से प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जब दोनों अंदर जाने पहुंचे तो दरवाजा बंद मिला। वे उसे खोल नहीं सके। हालांकि एक अच्छी बात भी थी, आसमान से गिर रही राख अब रुक चुकी थी। पुराना कर्मचारी दूसरे रास्ते की जांच करने चला गया और तकनीशियन वहीं रुककर इंतजार करने लगा। तभी कप्तान ने मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनी। उसने दरवाजा खोलकर तकनीशियन को अंदर आने दिया। जैसे ही उसे पता चला कि बूढ़ा कर्मचारी जहाज को पूरी गति से प्लेटफॉर्म की ओर ला रहा है, वह तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ा। उसी समय कुछ लोग कंट्रोल रूम में घुस आए। बूढ़े ने फौरन कंट्रोल सिस्टम की चाबी निकाल ली। कप्तान भी वहां पहुंच गया और उसे शांत रहने के लिए समझाने लगा। उसने कहा कि यह समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन बूढ़ा पहले ही काफी समय बर्बाद कर चुका था। इस दौरान कई क्रू मेंबर जहाज पर चढ़ने की तैयारी कर चुके थे। आखिरकार उसने चाबी वापस दे दी। कप्तान ने तुरंत लोगों को सिग्नल भेजने का आदेश दिया। जहाज को नया रास्ता अपनाने और प्लेटफॉर्म से दूर रहने को कहा गया। फिर उसने पूरे प्लेटफॉर्म पर एक घोषणा की। सभी को आदेश दिया गया कि वे अंदर ही रहें और बाहर न निकलें। उसी समय बाहर मौजूद पुराना कर्मचारी नीचे की तरफ देख रहा था। उसे वहां किसी इंसान की परछाई दिखाई दी, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गई। यह देखकर उसे लड़के की याद आ गई। उसने नीचे जाकर उसे ढूंढने का फैसला किया। कप्तान ने कैमरों में उसकी गतिविधि देख ली। उसने तुरंत फिर से घोषणा की कि बाहर जाना खतरनाक है और उसे तुरंत वापस लौटने का आदेश दिया। लेकिन पुराने कर्मचारी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जिस जगह वह जा रहा था वह समुद्र के बहुत करीब थी। अगर जरा सी गलती होती तो कोई भी लहर उसे बहाकर ले जा सकती थी। कप्तान खुद उसे बचाने जाने वाला था, लेकिन तभी एक अश्वेत सुपरवाइजर आगे आया और स्वयं जाने की पेशकश की। उसने कप्तान से कहा कि वह यहीं रहकर सबको निर्देश देता रहे। उधर पुराना कर्मचारी आखिरकार लड़के तक पहुंच गया, लेकिन लड़का उसके साथ लौटने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि वह यहीं रुकेगा क्योंकि उसे किसी का इंतजार है। पुराना कर्मचारी हैरान रह गया। वह किसका इंतजार कर रहा था? उसने नीचे उफनती हुई समुद्री लहरों की तरफ देखा। क्या लड़का उसी की बात कर रहा था? लड़के ने उसकी बात का विरोध नहीं किया। इसका मतलब था कि वह सचमुच समुद्र में मौजूद किसी चीज का इंतजार कर रहा था। उसने बस इतना कहा, पानी ही जीवन का स्रोत है। पुराने कर्मचारी ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि पहले अंदर वापस चलो, लेकिन लड़का अचानक भड़क गया और उसने पुराने कर्मचारी पर हमला कर दिया। उधर जहाज लगातार प्लेटफॉर्म के करीब आता जा रहा था। हालांकि उसे रास्ता बदलने का सिग्नल भेज दिया गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह संदेश उसे मिला भी है या नहीं। कप्तान ने सभी को टक्कर के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी। इसी बीच पुराने कर्मचारी के मुंह से पानी निकलने लगा। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी अश्वेत सुपरवाइजर वहां पहुंच गया। उसने लड़के को शांत करने की कोशिश की, लेकिन लड़का तुरंत वहां से भाग गया। सुपरवाइजर पुराने कर्मचारी को बचाने के लिए उसके ऊपर झुक गया। उसी समय जहाज ने आखिरी क्षण में तेज मोड़ लिया। उससे उठी विशाल लहर दोनों के ऊपर आ गिरी। बाकी लोग दूर से यह सब देख रहे थे। जब जहाज दूसरी दिशा में मुड़ गया तो कई लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें छोड़ दिया गया हो। कुछ देर बाद कप्तान वहां पहुंचा। अश्वेत सुपरवाइजर ठीक था, लेकिन पुराने कर्मचारी की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर भी वहां पहुंच गया। जांच के बाद उसने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की वजह
वजह थी डूबना। यह बात किसी की समझ में नहीं आई। आखिर लड़के ने तो सिर्फ हाथ उठाया था, फिर कोई इंसान डूबकर कैसे मर सकता था। उधर सहायक राख के नमूनों पर प्रयोग कर रहा था। शुरुआत में नमूने बिल्कुल निष्क्रिय थे, लेकिन जैसे ही उसने उनमें थोड़ा पानी मिलाया वे सक्रिय हो गए। फिर उसने उनमें थोड़ा खून मिलाया और जो हुआ उसे देखकर वह हैरान रह गया। उसने तुरंत कप्तान को बुलाया। सहायक का मानना था कि राख सिर्फ एक वाहक है, उसके अंदर किसी परजीवी जैसे जीव मौजूद हैं। ये जीव शरीर की क्षति को ठीक करते हैं और अशुद्धियों को बाहर निकालते हैं। लड़के के साथ भी यही हुआ था। जबकि जो क्रू मेंबर मरा था उसके शरीर में पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं। उसका शरीर इस प्रक्रिया को स्वीकार नहीं कर पाया और अंत में उसकी मौत हो गई। अगर यह सच था तो स्थिति बेहद खतरनाक थी। इस संक्रमण को तुरंत नियंत्रित करना जरूरी था, वरना यह बड़े स्तर पर फैल सकता था और हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो सकते थे। संक्रमण कितनी तेजी से फैलता है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन अगर कोई लंबे समय तक राख के संपर्क में रहा हो या उसने उसे सांस के जरिए अंदर लिया हो या उसके शरीर पर कोई खुला घाव हो तो संक्रमण और तेजी से फैल सकता था। बाहर राख के बीच 3 लोग गए थे। उनमें से पुराना कर्मचारी मर चुका था। अब बाकी बचे थे घायल तकनीशियन और वह चालाक बूढ़ा कर्मचारी। जहाँ तक लड़के की बात थी उसे फिलहाल संक्रमितों में नहीं गिना जा सकता था, क्योंकि वह तो उस परजीवी के साथ पूरी तरह एक हो चुका था। कप्तान ने यह जानकारी बाकी लोगों से छिपा कर रखी। उसे डर था कि सच सामने आया तो प्लेटफॉर्म पर दहशत फैल जाएगी। उसने सिर्फ सहायक को आदेश दिया कि वह सभी क्रू मेंबर के खून के नमूने इकट्ठा करे। सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी था कि कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं। दोनों मृत शरीरों को रसोई के बड़े फ्रीजर में रख दिया गया। बाकी लोग कैफेटेरिया में खाना खा रहे थे। तभी एक अच्छी खबर मिली। घना कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा था, लेकिन सी सेक्शन के प्लेटफॉर्म की स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि लाइफ बोट लेकर वहां जाया जाए, शायद वहां कोई जीवित बचा हो, लेकिन यह योजना बहुत जोखिम भरी थी। लाइफ बोट का काम बच निकलना होता है। अगर वह किसी तरह सी प्लेटफॉर्म तक पहुंच भी जाती तो वापस लौटने के लिए उसके पास पर्याप्त ईंधन नहीं होता और फिर वे खुले समुद्र में फंस जाते। उधर तकनीशियन को रिसर्च लैब में लड़का मिल गया। लड़का अब सारी रिपोर्ट पढ़ चुका था। उसे पता चल चुका था कि उसके साथ क्या हो रहा है। पुराने कर्मचारी की मौत के बारे में उसने सिर्फ माफी मांगी। उसने कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। तभी उसकी नजर तकनीशियन के घायल हाथ पर पड़ी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसी समय सहायक कमरे में घुस आया। तकनीशियन तुरंत सहायक के सामने खड़ा हो गया, जैसे उसे बचाने की कोशिश कर रहा हो। लड़के ने अपना खून वाला नमूना जेब में रखा और तुरंत वहां से भाग गया। दोनों ने उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। अब वह बहुत खतरनाक हो चुका था। उन्होंने तुरंत कप्तान को सारी बात बताई। लड़के का खून का नमूना बेहद महत्वपूर्ण था। उसके बिना बाकी लोगों की सही जांच नहीं की जा सकती थी। कप्तान ने नई योजना बनाई। जिस किसी पर भी संक्रमण का शक हो उसे पहले अलग रखा जाएगा। सबसे पहला नाम तकनीशियन का था। वह पिछली रात राख के संपर्क में आया था। उसके शरीर पर घाव भी था और अभी कुछ देर पहले वह लड़के के बेहद करीब भी रहा था। इसके बाद कप्तान ने सभी की मीटिंग बुलाई। उसने बताया कि जहाज जा चुका है। अब बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता हेलीकॉप्टर है। जब तक बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं हो जाता सभी को शांत रहना होगा। झगड़े और आपसी लड़ाई बंद करनी होगी। अगर सबको जिंदा रहना है तो मिलकर काम करना पड़ेगा। फिर लोगों को 2 टीमों में बांट दिया गया। पहली टीम को सफाई का काम दिया गया। उन्हें बाहर जमी राख को पानी से धोना था। दूसरी टीम को लड़के की तलाश करनी थी। उसी समय लड़का अपना खून का नमूना समुद्र में फेंक चुका था। बाहर लगा स्प्रिंकलर सिस्टम चालू कर दिया गया। चारों तरफ पानी का छिड़काव होने लगा। लड़का उसी पानी के बीच खड़ा था और उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसे यह सब अच्छा लग रहा हो। उधर उसकी तलाश भी शुरू हो चुकी थी। अब हर किसी के पास कोई न कोई काम था और काफी समय बाद कप्तान को कुछ पल की शांति नसीब हुई। सहायक परजीवी पर अपनी रिसर्च जारी रखे हुए था। तभी कप्तान ने उसे एक नया विचार दिया। उसने कहा कि शायद यह कोई नया जीव नहीं है। हो सकता है यह बहुत पुराना हो, इतना पुराना कि इंसान इसे भूल चुके हों। सहायक ने उसी दिशा में जांच शुरू कर दी। अगर प्राचीन चीजों की बात करें तो तेल भी उनमें शामिल है। दुनिया का सारा तेल कभी जीवित रहे प्राचीन जीवों और पौधों से बना है, खासकर वे पौधे जो करोड़ों साल तक धरती की परतों के नीचे दबे रहे। सहायक के पास एक जीवाश्म का टुकड़ा था। यह प्लेटफॉर्म की शुरुआती खुदाई के दौरान मिला था। उसका आकार बिल्कुल उन राख जैसे कणों से मिलता जुलता था। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उसे पता चला कि ऐसे जीवाश्म अलग अलग भूवैज्ञानिक परतों में कई बार मिले हैं, लगभग 5 बार, और उनका इतिहास धरती की महान विलुप्ति घटनाओं तक जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में ये लगभग 30 करोड़ साल पहले पर्मियन युग के अंत में पाए गए थे। वही समय जब धरती की 95% जीवित प्रजातियां खत्म हो गई थीं। यह धरती के इतिहास का सबसे विनाशकारी दौर माना जाता है, जब जीवन लगभग पूरी तरह मिट गया था। और जिस तेल क्षेत्र में यह ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म बना हुआ था, संभव है कि उसका संबंध भी उसी पर्मियन युग के अंत से हो। उधर लड़का एक तेल के ड्रम के पास पहुंचा। उसने धीरे से उस पर हाथ फेरा और तभी तेल में हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जीवित हो गया हो। उसी समय खोजी टीम वहां पहुंच गई। लड़का तुरंत छिप गया, लेकिन क्रू मेंबरों ने तेल में हुए बदलाव को देख लिया। वे तुरंत बाकी लोगों को बुलाने
चिल्लाने लगे। यह देखकर छिपा हुआ लड़का सक्रिय हो गया। कुछ देर बाद अश्वेत सुपरवाइजर और बूढ़ा कर्मचारी भी वहां पहुंच गए, लेकिन उनकी नजर सबसे पहले एक बंद कंटेनर पर गई। बताया गया कि यह आखिरी सप्लाई के साथ आया था और समय पर खोला ही नहीं गया। किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर क्या रखा है। तभी दोनों ने किसी के कराहने की आवाज सुनी। वे तुरंत उधर दौड़े और एक क्रू मेंबर को उठाया। उसने मुंह से खून उगल दिया। यह देखकर बूढ़े का चेहरा बदल गया। वह लड़के का पीछा करने ही वाला था कि उसकी नजर तेल पर पड़ी और वहां कुछ अविश्वसनीय हो रहा था। तेल से पौधे उगने लगे थे। दूसरी टीम ने भी यही बात देखी, लेकिन कोई कुछ समझ पाता उससे पहले प्लेटफॉर्म फिर से जोर जोर से कांपने लगा। सब लोग पास की चीजों को पकड़कर खुद को संभालने लगे, लेकिन जिस क्रू मेंबर पर हमला हुआ था वह अपने हाथ को कस कर पकड़े हुए था। अश्वेत सुपरवाइजर ने उसे हाथ खोलने को कहा। जब उसने हाथ खोला तो अंदर से वह चीज दिखाई दी जिसे उसका शरीर बाहर निकाल रहा था, यानी परजीवी। अब यह साफ था कि वह संक्रमित हो चुका है और संक्रमित लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होता। ये समझते ही वह आदमी भाग खड़ा हुआ। उधर कप्तान पहले से ही परेशानियों में घिरा हुआ था। कंपन की वजह से प्लेटफॉर्म की बिजली फिर चली गई। हालात पहले ही खराब थे। अगर बिजली लंबे समय तक नहीं आई तो लोगों का गुस्सा फूट सकता था। तकनीशियन को अस्थायी रूप से आइसोलेशन से बाहर निकाल लिया गया। वह मरम्मत का सबसे अनुभवी आदमी था। कंपन जितनी तेजी से शुरू हुआ था उतनी ही तेजी से रुक भी गया। इसी दौरान एक महिला क्रू मेंबर ने लड़के को देखा। वह ऐसे रास्ते पर चल रहा था जहां हर तरफ पौधे उगाए थे। महिला उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची, लेकिन लड़का भागा नहीं। वह वहीं खड़ा उन पौधों को देख रहा था, मानो उनकी खूबसूरती का आनंद ले रहा हो। ऐसा लग रहा था कि उसे इस माहौल में सुकून मिल रहा है, जैसे वह पौधों से संवाद कर सकता हो। और उसके दिमाग में दिखाई देने वाले दृश्य अब और भी स्पष्ट होते जा रहे थे। वह समुद्र देख रहा था, विशाल लहरें, समुद्र की गहराई, समुद्र तल, धरती और अनगिनत दृश्य। ऐसा लग रहा था जैसे करोड़ों सालों की यादें उसके भीतर बह रही हों। फिर उसे गोलाकार आकृतियां दिखाई दी और उनके बाद सिर्फ अंतहीन अंधेरा। उसे नहीं पता था कि वह रहस्यमयी शक्ति आखिर चाहती क्या है, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस हो रहा था कि उसे कुछ करना होगा। अचानक उसका शरीर कांपने लगा और उसे फिर कुछ नए दृश्य दिखाई दिए। वह चीज जो उससे जुड़ी हुई थी धीरे धीरे मर रही थी और उसके साथ सब कुछ खत्म होने वाला था। यह एक शुरुआत भी थी और एक अंत भी। महिला क्रू मेंबर ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। उसने लड़के से कहा कि वह उसके साथ वापस चले, लेकिन तभी संक्रमित क्रू मेंबर वहां आ गया। वह धीरे धीरे महिला की तरफ बढ़ने लगा। स्थिति खतरनाक होती जा रही थी। तभी बूढ़ा कर्मचारी समय पर वहां पहुंच गया। तेज रोशनी का इस्तेमाल करके उसने महिला को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। कुछ देर बाद कप्तान भी वहां पहुंचा, लेकिन उसके पहुंचने में देर हो चुकी थी। अब अश्वेत सुपरवाइजर भी उससे नाराज था और बूढ़ा कर्मचारी भी लगातार उसकी आलोचना कर रहा था। धीरे धीरे कप्तान लोगों का भरोसा खोता जा रहा था। इसी दौरान बिजली वापस आ गई, लेकिन संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर एक और हो चुकी थी। स्थिति पहले से ज्यादा गंभीर बनती जा रही थी। सहायक कप्तान के साथ इस बात पर चर्चा कर रहा था कि तकनीशियन को फिर से अलग रखा जाए या नहीं, लेकिन तकनीशियन वहीं पास खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। जब दोनों को इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लग रहा था कि उनके रिश्ते में दरार पड़ने वाली है। उसी समय कप्तान की नजर गैस फ्लेयर टावर पर गई। उसने देखा कि वहां जल रही आग बुझ चुकी थी। ये बहुत खतरनाक संकेत था। उसने तुरंत सभी को अंदर सुरक्षित जगह पर जाने का आदेश दिया। पहले से मुश्किल हालात अब और भी खराब हो गए थे। मौजूदा परिस्थितियों में ठंडी कीचड़ और गैस पाइपों में वापस घुस सकती थी और इससे एक भयानक विस्फोट हो सकता था। अब इस खतरे को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, फ्लेयर को हाथ से जाकर दोबारा जलाना। यह बेहद जोखिम भरा काम था, लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उन्हें खतरे का सामना करना ही पड़ता। इस काम को करने वाला शायद जिंदा वापस न लौटे। ऐसे में तकनीशियन खुद आगे आया। उसने कहा कि उसकी हालत वैसे भी किसी मरे हुए इंसान जैसी ही है। कप्तान के निर्देशों के अनुसार वह क्रेन पर चढ़ गया। धीरे धीरे वह लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। बाकी सभी लोग सांस रोके उसे देख रहे थे। जब वह तय जगह पर पहुंचा तो क्रेन रुक गई। योजना के अनुसार उसे वहीं से एक गोली चलानी थी और फिर तुरंत वापस भाग जाना था, लेकिन उसने अपनी सुरक्षा रस्सी खोल दी और आगे बढ़ता चला गया। कप्तान ने उसे रोकने की कोशिश की, उसे जल्दबाजी न करने की चेतावनी दी। सहायक भी घबरा गया क्योंकि आग लगते ही वहां भयानक गर्मी पैदा होने वाली थी। अगर वह बहुत पास रहा तो जिंदा जल सकता था, लेकिन तकनीशियन ने किसी की नहीं सुनी। वह अपनी जान दांव पर लगाकर हीरो बनना चाहता था। उसने गोली चलाई और तुरंत पीछे की ओर भागा। अगले ही पल आग की लपटों ने उसे घेर लिया। कप्तान तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा और उसे उठाकर मेडिकल रूम में ले गया। उधर सहायक दरवाजे के बाहर बेचैन खड़ा था। उसे अचानक पछतावा होने लगा कि उसने तकनीशियन को अलग रखने की बात क्यों की थी। कप्तान की हालत भी आसान नहीं थी। उसके अधीन काम करने वाले लोग या तो मर रहे थे या घायल हो रहे थे और इन सब की जिम्मेदारी आखिरकार उसी पर आती थी। लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। न कप्तान के पास शोक मनाने का समय था और न ही सहायक के पास। कुछ देर बाद तकनीशियन का इलाज पूरा हो गया। उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। हीट प्रोटेक्टिव सूट ने उसकी काफी रक्षा की थी। हालांकि उसकी पीठ पर कुछ जलने के निशान जरूर थे। उधर लड़के को फिर कुछ दृश्य दिखाई देने लगे। बार बार दिखाई देने वाली पाइपलाइनें देखकर उसे अचानक समझ आया
कि समस्या कहाँ है। वे पाइप सीधे समुद्र की गहराई तक जाती थी। उसने फैसला किया कि उसे उन पाइपों को खोलना होगा। उसका एक साथी भी उसकी मदद करने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों रुक गए। पाइपों के अंदर दबाव बहुत ज्यादा था। अगर उन्हें अचानक खोल दिया जाता तो बड़ा विस्फोट हो सकता था। उन्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना था। दूसरी तरफ महिला क्रू मेंबर ने लड़के की बातें सहायक को बताई। यह सुनकर सहायक को अपनी थ्योरी पर और भरोसा हो गया। उसे यकीन हो गया कि करोड़ों साल पुराना कोई जीव फिर से जाग उठा है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, लड़का किसके पक्ष में है? क्या वह उस चीज को रोककर लोगों को बचाना चाहता है या फिर उसकी मदद करके सबको खतरे में डालना चाहता है? इसी दौरान बातचीत के बीच डॉक्टर ने अपना एक राज बताया। वह गर्भवती थी। उधर तकनीशियन अब बिस्तर से उठ चुका था। उसने कपड़े भी पहन लिए थे। वह खाली बैठना नहीं चाहता था, वह जितना हो सके मदद करना चाहता था। लेकिन फिलहाल कोई मरम्मत का काम नहीं था, इसलिए वह सहायक के साथ प्रयोगों में मदद करने चला गया। दोनों राख के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। महिला क्रू मेंबर कंप्यूटर पर काम कर रही थी और तकनीशियन बगल में बैठा कुछ बना रहा था। वह बार बार गोलाकार आकृतियां बना रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरुआत में लड़का बनाया करता था। तभी कप्तान ने इंटरकॉम पर सभी को कंट्रोल रूम में बुलाया। पाइपलाइन के अंदर दबाव तेजी से बढ़ रहा था और लड़का उन पाइपों को खोलने की कोशिश कर रहा था। अगर वह सफल हो गया तो समुद्र की गहराइयों का पानी पूरी ताकत से ऊपर आ जाएगा और फिर उन सबकी मौत तय होगी। उसे हर हाल में रोकना जरूरी था, लेकिन समस्या यह थी कि पाइपलाइन का नियंत्रण सीधे कंट्रोल रूम से होता था। मुख्य कमांड सेंटर में उसका रिमोट कंट्रोल मौजूद नहीं था। अगर वे सीधे वहां जाते तो टकराव हो सकता था, इसलिए उन्होंने दूसरा तरीका चुना। एक पानी के नीचे चलने वाला वाहन समुद्र की गहराई में भेजा गया ताकि वाल्व को हाथ से बंद किया जा सके। जैसे जैसे वह वाहन नीचे उतरता गया, समुद्र तल का दृश्य सबके सामने आने लगा और वहां जो दिखाई दिया उसने तकनीशियन को स्तब्ध कर दिया। वहां भी वही रहस्यमयी गोलाकार आकृतियां मौजूद थीं। बाकी लोग भी यह देखकर हैरान रह गए। रिकॉर्ड में ऐसी किसी चीज का कोई जिक्र नहीं था। शायद यह हाल ही में बना था। खुशकिस्मती से मिशन सफल रहा। वाल्व बंद कर दिया गया। उधर लड़का बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगा। अब वह आसपास के उपकरणों का इस्तेमाल करने का सोच रहा था, लेकिन समस्या यह थी कि उसे मशीनों की जानकारी नहीं थी। उन्हें चलाना सिर्फ तकनीशियन जानता था। अगर उसे अपना उद्देश्य पूरा करना था तो तकनीशियन को अपने साथ मिलाना जरूरी था और तकनीशियन की मानसिक स्थिति देखकर लग रहा था कि वह उस तरफ खींचता जा रहा है। तभी संचार व्यवस्था अचानक बहाल हो गई। कप्तान के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी थी। अब वे किनारे पर मौजूद लोगों से संपर्क कर सकते थे। यह जिम्मेदारी तकनीशियन को दी गई, लेकिन उसका ध्यान अभी भी उन रहस्यमयी गोलों पर अटका हुआ था। इसी बीच सहायक पुराने रिकॉर्ड खंगाल रहा था। उसे सी मॉन्स्टर प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ जानकारी मिली, लेकिन उसके पास पूरी फाइल की पहुंच नहीं थी। उधर कप्तान की मदद की पुकार का जवाब मिलने लगा, लेकिन दूसरी तरफ से इतनी आवाजें और शोर आ रहे थे कि कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। शब्द पूरी तरह गड़बड़ा गए थे। डॉक्टर ने किसी तरह अपने परिवार से संपर्क कर लिया। संपर्क टूटे रहने के दौरान उसका परिवार बहुत चिंतित था, लेकिन जब उन्होंने ड्रिलिंग कंपनी से जानकारी मांगी थी तो उन्हें बताया गया था कि सब कुछ सामान्य है। हालांकि हकीकत बिल्कुल अलग थी। सिर्फ प्लेटफॉर्म पर ही नहीं, किनारे पर भी रहस्यमयी बिजली कटौती हो रही थी और पूरे समुद्र पर घना कोहरा छाया हुआ था। डॉक्टर के अनुभव के अनुसार अगला चरण राख का फैलना था। वह अपने परिवार को चेतावनी देना चाहती थी कि वे घर से बाहर न निकलें, लेकिन तभी संपर्क फिर से टूट गया। उधर सहायक की नजर तकनीशियन द्वारा बनाए गए गोलाकार चित्रों पर पड़ी। वह तुरंत उन्हें फाइलों से ढकने लगा। इसी दौरान तकनीशियन ने एक और बात नोटिस की। उसके शरीर के घाव तेजी से भरने लगे थे। जैसे ही उसने किसी को आते देखा, वह सामान्य होने का नाटक करने लगा, लेकिन ऐसी चीज ज्यादा देर छिप नहीं सकती थी। अब उसे भी कानों में वही रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगी थीं। वे आवाजें उससे मदद मांग रही थीं। कुछ देर बाद कप्तान ने फिर एक मीटिंग बुलाई। सहायक ने देखा कि तकनीशियन वहां नहीं पहुंचा। वह तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा। तकनीशियन अपने कमरे में बैठा था। वह अपने ठीक होते घावों को देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अचानक उसे लगा कि लड़का उसके सामने खड़ा है और उससे मदद मांग रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां सहायक था। अब दोनों सच जानते थे। कुछ छिपाने का कोई मतलब नहीं था। तकनीशियन ने अपनी पूरी स्थिति बता दी। उसे अब आवाजें सुनाई देने लगी थीं और अजीब दृश्य भी दिखाई दे रहे थे। सहायक उसे दिलासा देना चाहता था, लेकिन संक्रमण के डर से उसने उसे गले लगाने के बजाय सिर्फ उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। उसी समय तकनीशियन को एक और दृश्य दिखाई दिया। उसने सहायक को देखा। वह रो रहा था और कांप रहा था। सहायक के जाने के बाद तकनीशियन को फिर लड़का दिखाई दिया। दूसरी तरफ कप्तान अब भी बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर पाया था, लेकिन बाकी कुछ लोग अपने परिवारों तक पहुंचने में सफल हो गए थे। ये सुनकर सबको थोड़ी राहत मिली। कम से कम अब कोई तो जानता था कि यहाँ क्या हो रहा है। इसका मतलब था कि देर सबेर मदद जरूर आएगी। लेकिन तभी डॉक्टर ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसने बताया कि कंपनी अब भी कह रही है कि सब कुछ सामान्य है। ऐसे में बचाव दल आने की संभावना बहुत कम थी और सिर्फ प्लेटफॉर्म पर ही नहीं, किनारे पर भी बिजली कट रही थी। घना कोहरा फैल रहा था। ये सुनकर लोगों की चिंता और बढ़ गई। अब खतरा सिर्फ उन्हें नहीं था, उनके परिवार भी खतरे में हो सकते थे। लोगों को लगने लगा कि उन्हें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा, चाहे तैर कर ही क्यों न जाना पड़े। तभी
बूढ़े कर्मचारी और डॉक्टर के बीच बहस शुरू हो गई। स्थिति हाथापाई तक पहुंचने वाली थी, लेकिन तभी महिला क्रू मेंबर ने जोर से कहा, डॉक्टर गर्भवती है। यह सुनकर सभी चौंक गए। झगड़ा तो रुक गया, लेकिन डॉक्टर को बधाई नहीं मिली, बल्कि कप्तान समेत कई लोग उस पर नाराज हो गए। उनका कहना था कि एक मेडिकल कर्मचारी होने के बावजूद उसे गर्भावस्था में यहाँ काम नहीं करना चाहिए था। वह सिर्फ अपनी नहीं, बाकी लोगों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रही थी। हालांकि कप्तान की नाराजगी के पीछे एक पुराना दर्द भी था। सालों पहले उसने अपने कर्मचारियों की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश में अपना बेटा खो दिया था। वह घाव आज तक नहीं भरा था। सहायक और अश्वेत सुपरवाइजर ने उसे शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उसे कुछ देर आराम करना चाहिए। कई दिनों से उसने ठीक से नींद नहीं ली थी। अगर ऐसा चलता रहा तो उसका शरीर जवाब दे देगा। इसके बाद दोनों ने बाकी लोगों को भी शांत किया और फिर तकनीशियन को ढूंढने निकल पड़े। लेकिन उसके कमरे में पहुंचने पर वह वहां नहीं मिला। टेबल पर सिर्फ एक नोट रखा था। उसमें लिखा था, मेरे पास रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। उधर भावनात्मक रूप से टूट चुकी डॉक्टर थोड़ी हवा खाने बाहर चली गई। वहाँ उसे अचानक तकनीशियन दिखाई दिया। उसने उसे कई बार आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर तुरंत उसके पीछे भागी। उसी समय महिला क्रू मेंबर भी बाहर आ गई। उसने नीचे कुछ देखा और तभी सहायक भी वहाँ पहुँच गया। वह तकनीशियन को समझाने लगा कि कोई मूर्खता न करे, लेकिन तकनीशियन ने सिर्फ एक बात कही, माफ करना, और फिर वह लड़के को ढूंढने चला गया। डॉक्टर भी उसके पीछे अंदर चली गई। अंदर का दृश्य डरावना था। पूरा इलाका पौधों से भर चुका था। हवा में धूल और महीन कण तैर रहे थे और वे धीरे धीरे डॉक्टर के पेट की तरफ बढ़ रहे थे। तभी सहायक वहाँ पहुंचा। यह दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत डॉक्टर को पकड़कर बाहर निकाला। इस बीच बाकी लोग भी वहाँ इकट्ठा होने लगे। डॉक्टर की हालत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन उससे बात की जाती उससे पहले सबकी नजर दूर जाती हुई एक रोशनी पर पड़ी। कोई चीज उनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन यह मदद थी या नया खतरा कोई नहीं जानता था। कप्तान उस समय वहाँ नहीं था, इसलिए फैसला सहायक को लेना पड़ा। उसने मान लिया कि शायद यह बचाव दल हो सकता है और सभी को निकासी की तैयारी करने का आदेश दिया। उधर कप्तान अब भी अपने बेटे की यादों में खोया हुआ था। बाहर बज रहे अलार्म पर भी उसका ध्यान नहीं गया। सभी लोग बेसब्री से उस रोशनी को अपनी ओर आते देख रहे थे। इसी दौरान लंबे समय से शांत पड़ा लड़का अचानक बेचैन हो उठा। उसने रोशनी को ठीक से देखा भी नहीं, फिर भी वह तुरंत समझ गया। उसने कहा, कुछ और आ रहा है। जब वह रोशनी करीब पहुंची तो लोगों की उम्मीद टूट गई। वह कोई रेस्क्यू जहाज नहीं था, वह सी सेक्शन की लाइफ बोट थी। सहायक ने सोचा कि उसमें मौजूद लोगों को ऊपर लाया जाए, लेकिन बूढ़े कर्मचारी ने इसका विरोध किया। उसने कहा, किसी को नहीं पता कि सी प्लेटफॉर्म पर क्या हुआ था। अगर हम उन्हें अंदर ले आए और वे अपने साथ मुसीबत भी ले आए तो। लेकिन इस समय कप्तान वहाँ नहीं था, इसलिए फैसला लेने का अधिकार सहायक के पास था। कुछ लोग नीचे जाकर लाइफ बोट में मौजूद लोगों को ऊपर लाने लगे। सबसे पहले एक मोटा बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसने अपना नाम डेविड बताया। वह रिसर्च डिपार्टमेंट का प्रमुख था। उसने कहा कि वह एक गुप्त शोध परियोजना पर काम कर रहा था। जब उससे सी सेक्शन में हुई घटना के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि पहले दबाव प्रणाली में खराबी आई, फिर आग लगी और उसके बाद विस्फोट हो गया। लेकिन जब उससे उसके शोध के बारे में पूछा गया तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अभी समय नहीं आया है, सही समय आने पर वह सब कुछ बताएगा। उसके साथ आए बाकी लोगों की जांच की गई। उन्होंने सी सेक्शन की कुछ जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि डेविड के आने के बाद कई लोगों को वापस किनारे भेज दिया गया था और कुछ लोगों को नए उपकरणों के परीक्षण के लिए वहीं रखा गया था। हालांकि किसी को पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन जो बातें सामने आईं, उनसे लगता था कि यह परियोजना कार्बन कैप्चर और स्टोरेज से जुड़ी हुई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि वे तेल नहीं निकाल रहे थे, बल्कि किसी चीज को नीचे धरती की गहराई में भेज रहे थे। एक आदमी ने बताया कि जैसे ही यह परियोजना शुरू हुई वह वहां पहुंचा था। इसके कुछ समय बाद लोग अजीब व्यवहार करने लगे और फिर एक एक करके गायब होने लगे। पूरे समय डेविड कंट्रोल रूम में मौजूद रहा। वह असाधारण रूप से शांत दिखाई दे रहा था, मानो उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है, या शायद वह पहले भी ऐसा कुछ देख चुका था। उसके बाद दबाव में खराबी आई, कंपन शुरू हुए और फिर विस्फोट हो गया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। डेविड के साथ आया अश्वेत कर्मचारी यहाँ मौजूद बड़े अश्वेत सुपरवाइजर का पुराना परिचित निकला। उसके सीने में लगा धातु का टुकड़ा अब भी मौजूद था। इससे साबित हुआ कि वह संक्रमित नहीं हुआ था। बाकी लोगों की भी जांच की गई और फिलहाल उनमें संक्रमण के स्पष्ट संकेत नहीं मिले। उधर महिला क्रू मेंबर नामों की सूची लेकर लोगों का मिलान कर रही थी। उसे सी सेक्शन में मारे गए लोगों की सही संख्या पता करनी थी। बाकी 4 लोगों के रिकॉर्ड मौजूद थे, लेकिन डेविड का कहीं कोई नाम नहीं मिला, मानो वह आधिकारिक रूप से वहां था ही नहीं। अब सवाल यह था कि वह वास्तव में कौन था और उसका असली उद्देश्य क्या था। महिला क्रू मेंबर ने यह बात सबके सामने नहीं कही। उसने सिर्फ अश्वेत सुपरवाइजर और उसके साथी को इसकी जानकारी दी। दूसरी तरफ सहायक अब भी उन रहस्यमयी गोलाकार आकृतियों का अध्ययन कर रहा था। तभी डॉक्टर उसके पास आई। उसने उस रहस्यमयी जीव के बारे में अपना अनुभव बताया। उसे महसूस हुआ था कि वह चीज उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि नए जीवन के प्रति उत्सुक थी और उसकी रक्षा करना चाहती थी। फिर उसने उन गोलाकार आकृतियों को देखा। उसे वे पेड़ के तनों में बनने वाले सालाना छल्लों जैसे
जैसे लगे। यहीं से सहायक को एक नया विचार मिला। उसने सोचना शुरू किया कि शायद वह जीव इंसानों की तरह समय नहीं मापता। वह साल, महीने और दिनों से समय नहीं गिनता, बल्कि जीवन के जन्म और विनाश से समय को मापता है। तभी कप्तान डेविड को साथ लेकर वहां आया। सहायक ने अपना सिद्धांत विस्तार से समझाना शुरू किया। उसने कहा कि चाहे धरती की भूपरतें हों या पेड़ों के छल्ले, उनकी संरचना, उनके बनने का समय और उस समय की परिस्थितियों के बारे में बताती है। यही बात इन गोलाकार आकृतियों पर भी लागू होती है। हर घेरा एक बड़े कालखंड का प्रतिनिधित्व करता है और उनके बीच का अंतर धरती के 5 महाविनाशों के बीच के समय से मेल खाता है। ऑर्डोविशियन, डेवोनियन, पर्मियन, ट्राइसिक और क्रिटेशियस। इन 5 युगों में पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर विलुप्ति हुई थी और आखिरी घेरा वर्तमान युग का प्रतीक था। जब यह अंतिम चक्र पूरा हो जाएगा तो एक और महाविनाश शुरू होगा। डेविड यह सब सुनकर भी शांत रहा। सहायक को यकीन था कि वह इससे कहीं ज्यादा जानता है, लेकिन डेविड अब भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। उसका पूरा ध्यान उत्पादन मॉड्यूल पर था, यानी उसी क्षेत्र पर जहां लड़का मौजूद था। डेविड चाहता था कि उस हिस्से पर तुरंत कब्जा किया जाए, लेकिन कप्तान ने इसकी अनुमति नहीं दी। उसका कहना था कि जब तक पूरी स्थिति स्पष्ट न हो जाए वह किसी को बेकार खतरे में नहीं डालेगा। मजबूर होकर डेविड वापस कंट्रोल रूम चला गया। उधर तकनीशियन आखिरकार लड़के से मिल गया। सबसे पहले उसने उससे माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि गुस्से में आकर उसने गलतियां की थीं और उसी वजह से लड़का टावर से गिरा था, लेकिन लड़के ने उसे दोष नहीं दिया। उसने कहा कि अभी इन बातों का समय नहीं है, उन्हें जल्दी से जरूरी काम करना होगा। उनका मानना था कि पहले उस रहस्यमयी जीव की रक्षा करनी होगी, तभी वह जीव बदले में उनकी रक्षा करेगा। कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद तकनीशियन ने उसका साथ देने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ अश्वेत सुपरवाइजर बूढ़े कर्मचारी और रसोइये को लेकर डेविड के पास पहुंचा। वे उससे उसकी असली पहचान के बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन बातचीत का नियंत्रण जल्दी ही डेविड के हाथ में चला गया। उसने घर लौटने और प्लेटफॉर्म के बंद होने की बात छेड़ दी और धीरे धीरे उन्हें अपनी तरफ कर लिया। फिर उसने कंटेनर के अंदर रखी चीज के बारे में बताया। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई थी, जिसे अग्निशमन प्रणाली में छोड़ा जा सकता था। इससे बाकी लोगों को बेहोश किया जा सकता था, फिर संक्रमित लोगों को खत्म करके उत्पादन क्षेत्र पर दोबारा कब्जा किया जा सकता था। आखिरकार तीनों उसकी बातों में आ गए। उधर महिला क्रू मेंबर अपने अश्वेत साथी को लेकर नामों की सूची की जांच कर रही थी। उसे एक ऐसा नाम मिला जिसे डेविड के साथ आया व्यक्ति भी नहीं पहचानता था। उन्हें शक हुआ कि यही डेविड की असली पहचान हो सकती है। जब उन्होंने ईमेल रिकॉर्ड देखे तो एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश मिला। उसमें पुष्टि की गई थी कि वह जीवित जैविक इकाई फैल सकती है। इसी दौरान तकनीशियन पूरी मेहनत से नए उपकरण और सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ डेविड द्वारा अपनी तरफ किए गए तीनों लोग भी अपनी योजना को अमल में लाने के लिए निकल चुके थे। डेविड द्वारा दिए गए पासवर्ड से तीनों ने कंटेनर खोल लिया। अंदर ढेर सारे सिलेंडर रखे हुए थे, लेकिन उन पर सिर्फ खतरनाक सामग्री की चेतावनी लिखी थी। कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखा था। जब तीनों नीचे पहुंचे तो उनके पैरों से कुछ पौधे कुचल गए। उसी समय लड़के को इसका एहसास हो गया। उसने तुरंत अपने साथी को जाकर जांच करने को कहा। उधर तकनीशियन अब भी पूरी मेहनत से काम कर रहा था और नए सिस्टम में वही उपकरण लगे हुए थे जो कंटेनर के अंदर मौजूद थे। तीनों लोग अग्निशमन प्रणाली के पास पहुंचे और काम शुरू कर दिया। कंट्रोल रूम में बैठा डेविड यह सब देख रहा था और उसने भी अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। तीनों ने मास्क पहने और स्विच नीचे खींच दिया। अगले ही पल गैस पूरे इलाके में फैलने लगी। तकनीशियन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अब वह वहां से निकलना चाहता था। लड़का समझ गया कि उसे रोकना मुश्किल होगा, इसलिए उसने अपना तरीका बदल दिया। उसने तकनीशियन से कहा कि वह जाकर अग्निशमन प्रणाली बंद करे। उसी समय उनका साथी उन तीनों तक पहुंच गया, लेकिन गैस के संपर्क में आते ही उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसने खून की उल्टी कर दी। तभी तीनों को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। ये कोई बेहोश करने वाली गैस नहीं थी, ये लोगों को मारने के लिए छोड़ी गई थी। बूढ़ा कर्मचारी और रसोइया तुरंत वहां से भाग निकले, लेकिन अश्वेत सुपरवाइजर वहीं रुक गया। उसने अपना मास्क भी उतार दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, तकनीशियन और लड़के को यहाँ से निकालो। इस बीच ऑक्सीजन तेजी से कम होने लगी। सब लोग बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़े। चारों तरफ मौजूद पौधे भी तेजी से सूखने लगे। तकनीशियन अग्निशमन प्रणाली तक पहुंच गया, लेकिन दरवाजा बंद था और वह उसे खोल पाता उससे पहले ही बेहोश होकर गिर पड़ा। गैस बेहद जहरीली थी। लड़का भी उसका सामना नहीं कर पाया। उधर बूढ़ा कर्मचारी और रसोइया बाहर निकलने में सफल हो गए। डॉक्टर कंट्रोल रूम पहुंची और उसे तुरंत समझ आ गया कि डेविड ने कोई भलाई का काम नहीं किया है। डेविड ने फौरन कंट्रोल रूम का दरवाजा बंद कर दिया। अश्वेत सुपरवाइजर कुछ सेकंड देर से पहुंचा और अंदर ही फंस गया। उसकी ऑक्सीजन खत्म होने लगी। धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। दूसरी तरफ महिला क्रू मेंबर कप्तान के पास पहुंची और अश्वेत कर्मचारी सहायक के पास। दोनों ने सच बता दिया कि डेविड को शुरू से सब कुछ पता था। ये सुनकर लोग डेविड से जवाब मांगने पहुंचे। डॉक्टर ने भी बताया कि उसने अभी अभी उत्पादन क्षेत्र में क्या किया है, लेकिन डेविड ने कोई सफाई नहीं दी। उसने सिर्फ इतना कहा, वह उस चीज को खत्म करने की कोशिश कर रहा था और सबकी जान बचा रहा था। लेकिन सहायक की राय अलग थी। उसका मानना था कि वह जीव शायद पृथ्वी का सबसे प्राचीन जीवन रूप है। संभव है कि वही सभी जीवों का मूल पूर्वज हो, लेकिन फिलहाल इस बहस का समय नहीं
था। सबसे जरूरी सवाल था अग्निशमन प्रणाली को बंद कैसे किया जाए। कप्तान ने रिमोट कंट्रोल से कोशिश की, लेकिन सिस्टम दूर से नियंत्रित नहीं हो सकता था, उसे हाथ से बंद करना पड़ता। अच्छी बात यह थी कि दरवाजा अब खोला जा सकता था। सहायक ने बूढ़े कर्मचारी का ऑक्सीजन सिलेंडर उठा लिया। उसमें ज्यादा ऑक्सीजन नहीं बची थी, लेकिन नया सिलेंडर लेने का समय भी नहीं था। उन्हें तुरंत बचाव अभियान शुरू करना पड़ा। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें अश्वेत सुपरवाइजर की लाश दिखाई दी, लेकिन सीमित ऑक्सीजन के कारण वे उसे साथ नहीं ले जा सके। वे आगे बढ़ते गए। अंदर लगभग सारे पौधे मर चुके थे। रास्ते में एक दरवाजा फंसा हुआ मिला, लेकिन उसमें इतना गैप था कि कोई व्यक्ति निकल सकता था। संक्रमित साथी की तरफ ध्यान दिए बिना सहायक सीधे तकनीशियन की ओर बढ़ गया। उसने अग्निशमन प्रणाली बंद की और तुरंत अपना ऑक्सीजन मास्क तकनीशियन को दे दिया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब वह उसे उठाकर बाहर ले जाने लगा, तभी उसने देखा कि पौधे फिर से जीवित होने लगे हैं। अगले ही पल तकनीशियन को कुछ अजीब दृश्य दिखाई दिए और वह अचानक होश में आ गया। सहायक के सहारे वह बाहर निकलने लगा। उन्होंने अब भी उस संक्रमित साथी को वहीं छोड़ दिया। अगर तकनीशियन बच सकता था तो लड़का भी बच सकता था। बाहर आने के बाद दोनों ने उस रहस्यमयी जीव के बारे में बात की। लड़के के अनुसार वह जीव लगातार कोई संदेश देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता था। उधर लड़का अपने मृत साथी के पास पहुंचा। वह दुखी था, लेकिन तभी उसे फिर कुछ दृश्य दिखाई दिए। इस बार उसने देखा कि आखिरी घेरा पूरा हो चुका है। उसे समझ आया कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वह पहले सी सेक्शन में भी हो चुका था, और अगर सच जानना है तो सी सेक्शन की कहानी समझनी होगी। दृश्य 2 दिन पीछे चला जाता है। सी सेक्शन में डेविड के निर्देश पर खतरनाक गैसों को इंजेक्शन सिस्टम से जोड़ा गया और उन्हें समुद्र के नीचे भेजना शुरू किया गया। जैसे जैसे गैस नीचे पहुंच रही थी, दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन समुद्र तल पर बने रहस्यमयी गोलाकार चिन्ह गायब होने लगे थे। फिर कंपन शुरू हुए, लेकिन डेविड नहीं रुका। वह किसी भी कीमत पर उस चीज को खत्म करना चाहता था। उसने गैस भेजना जारी रखा। उसे लगा कि इस बार वह सफल हो जाएगा, लेकिन उसकी योजना विफल हो गई। वे गोलाकार चिन्ह फिर से उभर आए और समुद्र का पानी पाइपों के जरिए ऊपर आने लगा। कुछ ही देर में एक भीषण विस्फोट हुआ।